आप यह क्या कह रहे हैं? छोड़िए मुझे। आपको शर्म नहीं आती? यह कैसी घटिया हरकतें कर रहे हैं मेरे साथ? छोड़िए मेरे ब्लाउज को। वह उसका हाथ थामता उसे खुद से पीछे करने लगी थी, वरना वह उसका ब्लाउज ही फाड़ देता। वह बहुत गुस्से वाला इंसान था। चलो उठो, बेटे को अभी मेरे सामने दूध पिलाओ। मैं नहीं जानता कुछ भी। सुरजीत के आंखों में गुस्से का खून देखकर ममता को उससे बहुत डर लगने लगा था और वह घबरा गई थी। वह पहले से ही उससे बहुत डरा करती थी। सुरजीत उससे कहने लगा, मेरे बच्चे को भूख लगी है, चलो जल्दी दूध पिला दो। वह उसे ऐसे देख रहा था कि पता नहीं वह उसके साथ क्या कर देगा। फिर ममता कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सुरजीत, मेरा ब्लाउज छोड़ दो। मैं उसको दूध कैसे पिला सकती हूँ? मैंने बच्चे को थोड़ी जन्म दिया है जो मेरे छाती से दूध निकलेगा। मैं कैसे दूध पिला सकती हूँ भाईश को? सुरजीत कहने लगा, तुम ऐसे कैसे मेरे बच्चे को दूध नहीं पिला सकती? जब अपनी बहन की जगह ले सकती हो, अपनी बहन की तरह सुहागर रात की सेज सजा सकती हो, तो माँ बनकर मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझ सकती हो। तो फिर अपने छाती से दूध पिलाने में तुम्हें क्या समस्या है? चलो शाबाश, जल्दी करो, अपने ब्लाउज के बटन को खोलो। मैं लेकर आ रहा हूँ भाईश को। मेरे सामने ही उसे तुम अपना दूध पिलाओगी और देखता हूँ कि वह अपनी भूख कैसे नहीं मिटाता। जान निकल गई थी ममता की यह बात सुनकर। वह तो पहले से ही इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन उसने इतना बड़ा फैसला अपने बहन के बच्चे भाईश के लिए ले लिया था। उसके आंसू अभी तक सूखी ही नहीं थी और ममता के होश उड़कर रह गए थे। उसे सुरजीत की बातें समझ ही नहीं आ रही थी कि वह यह बातें कैसे सुरजीत से करें। अभी तो वह ठीक से अपनी शादीशुदा रिश्ते को समझ नहीं पाई थी। इस रिश्ते को जो अचानक उस पर थोप दिया गया था, वह स्वीकार नहीं कर पा रही थी और उस पर सुरजीत की कड़वी बातें, उफ, वह कुछ ही देर में भाईश को भी उठा लाया था। ममता ने अभी तो उसे डब्बे का दूध पिलाकर सुलाया ही था और खुद भी भाईश के कमरे में ही लेट गई थी। वह दिल ही दिल में यही सोच रही थी, कपड़े बदलकर वह यही भाईश के साथ ही सो जाए, क्योंकि उस बच्चे की वजह से ही तो उसने सुरजीत से शादी की ताकि वह अपने बहन के बच्चे को संभाल सके। सुरजीत के साथ रिश्ता निभाने के लिए तो नहीं की थी ना, मगर उसे उस टाइम यह खबर कहाँ थी। जैसे ही वह उसे सुलाकर आएगी तो वह फिर जाग कर रोना शुरू हो जाएगा। सुरजीत से उसे बहुत डर लगा था, शुरू से ही, तब से जब उसकी बड़ी बहन विमला का पति था। गुस्से का बहुत तेज था शुरू से ही, इसलिए बात करते उससे ममता बड़ा घबराती थी और अब एक अजीब तरह की सिचुएशन में फंस चुकी थी। अब क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुरजीत भाईश को कमरे में ले आया। वह बिलक बिलक कर रो रहा था और उसने लाकर ममता की गोद में बिठा दिया। कहने लगा, मेरे सामने ही मेरे बच्चे को दूध पिलाओगी? चलो उठो, अपने ब्लाउज के बटन खोलो। कैसे तुमने मेरे बच्चे को भूखा सुला दिया? उसकी बात सुनकर उसका रंग उड़कर रह गया था। वह ममता को कहने लगा, अब तुम अपने आप उतारोगी या फिर मैं उतारूं? यह कहकर उसके लहंगे का ब्लाउज का आगे से बटन खोलना शुरू कर दिया था। वह कहने लगी, यह क्या कर रहे हैं आप? क्या आप पागल हो गए हो? आप यह कैसी घटिया हरकतें कर रहे हैं मेरे साथ? आप में शर्म नाम की कोई चीज नहीं। प्लीज छूना बंद करिए मुझे। यह क्या बार बार आप मुझे टच कर रहे हैं? उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसे उसे अपने से दूर रखें। अब तो चोली के सामने का बटन भी खोल चुका था। अंदर से उसका पहना हुआ बड़ा दिखाई देने लगा था। भाईश को ममता ने बेड पर लिटा दिया। वह बहुत जोरों से रोने लगा था। सुरजीत वह अपना आप छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वह कहने लगा, तुमने मेरे बच्चे को बेड पर लिटा दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम उसे रुला रही हो, जब तक तो वह खोल ही चुका था। उसके सारे ब्लाउज के बटन बड़ी मुश्किल से ममता ने अपने आप को छुड़वाने के लिए सुरजीत को पीछे धक्का दे दिया था। कुछ देर के लिए सुरजीत तो बिल्कुल सुन रह गया था। जब ममता के पहने हुए बराबर पर उसकी नजर पड़ी, उसके गोरे जिस्म को देखकर बेकाबू हुआ था। उसे धक्का देते जब तक वह कमरे से बाहर निकल चुकी थी। ममता को कमरे से भागते देखा तो वह अभी उसके पीछे ही भागा था, लेकिन वह तो दरवाजा बंद कर चुकी थी।
दूसरे कमरे में जाकर वह रो रही थी बहुत ही बुरी तरह से और कोशिश कर रही थी वह अपने आप को छुपा ले। सीने पर उसके खरोच के निशान दिखाई दे रहे थे। डर के मारे वह तो अब कांप रही थी। जब फिर से दरवाजा बड़ी जोरों से बजने लगा, वह गुस्से में दहाड़ा था। वह बुरी तरह से घबरा रही थी। ममता, दरवाजा खोलो वरना इसे तोड़ दूंगा। मेरा बेटा भूखा रो रहा है। जिस तरह बताहाड़ा था, जान ही निकल गई थी ममता की। वह दरवाजे के पीछे बनी दीवार के साथ टेक लगाए बैठी रोने लगी थी। सुरजीत उसका क्या हाल करेगा, वह अच्छी तरह से जानती थी। वह अब वही दरवाजे के पास बैठकर रो रही थी कि अचानक से दरवाजा खुला। लॉक तो उसने ठीक से लगा दिया था, मगर पूरा लॉक करना शायद भूल गई थी। तुम मुझे दरवाजे से डरा रही हो। यह दरवाजा क्या है मेरे सामने? सुरजीत अंदर दाखिल हुआ था। वह भी बड़े गुस्से में था। ममता अपने दोनों हाथों से खुद को छुपाने लगी। तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? तुम शायद मेरे गुस्से को जानती नहीं हो। बख्शूंगा नहीं तुम्हें, ममता डर कर कहने लगी। मुझे शर्म आती है। तो फिर सुरजीत कहने लगा, आज मैं सारी शर्म उतार कर रख दूंगा तुम्हारी। वह बाजू से उसे पकड़कर अपने कमरे में उसे ले जाकर दोबारा बेड पर पटक चुका था। भाईश को उसकी गोद में लिटाकर कहने लगा, चलो दूध पिलाओ जल्दी। फिर से वह टस से मस ना हुई तो उसने उसके दोनों हाथों को ऊपर किया और उसके ब्लाउज को उसके तन से अलग किया। खुद ही भाईश को ममता की छाती से लगा दिया। उसकी धड़कनें 100 की स्पीड में चल रही थी। वह तो बिल्कुल कुंवारी थी। आखिर उसके छाती से दूध कैसे निकलता? विमला ममता की बहन थी और विमला की और सुरजीत की लव मैरिज थी और सुरजीत के पसंद की शादी थी। किसी शादी के फंक्शन में उसने विमला को देखा था और उसे देखते ही उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। विमला को मायके आने ही नहीं देता था और फिर वह मायके कभी कभी आती उसे लेने के लिए रात को ही आ जाता और कहता तुम्हारे बगैर रात नहीं करती। ममता मुंह बनाकर कहने लगी कि अच्छा, आप दोनों रात को ऐसा क्या करते हो जो रात नहीं करती? आपके बिना शरारती अंदाज में बोली तो ममता ने मुस्कुराकर प्यार से उसको थप्पड़ लगाकर कहा, तुम छोटी हो तो फिर छोटी ही रहो। जब कुछ सालों के बाद तुम्हारी शादी होगी ना तो फिर देखना तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ कदम भी नहीं रखने देगा मायके में। यह पति लोग ऐसे ही होते हैं, जब शादी नहीं होती है तो पलकों पर बिठाकर रखते हैं पत्नी को, और जब वक्त धीरे धीरे बीतने लग जाए तो वही उन्हें फालतू सामान लगने लग जाती है। विमला एक गहरी सांस छोड़ती बोली थी, बाद में कहीं बदल ही ना जाए। मगर वह अपनी बहन की बाहों में बाहें डालकर कहने लगी, अरे नहीं नहीं, आपका पति जिस तरह आपसे प्यार करता है ना, अरे मैं तो कहती हूँ वह आपसे मोहब्बत करेंगे, वह भी 7 जन्मों तक। भला आप जैसी प्यारी और खूबसूरत सी वाइफ के अलावा उनके दिमाग में कोई और हो ही नहीं सकता। आपको वह नजरअंदाज करने का कभी अपने दिमाग में नहीं सोच सकते। वह अपनी बहन के गाल पर हाथ फेर कर बोली थी। उसके गर्दन पर जब उसकी नजर पड़ी जहां पर लाल निशान अभी भी मौजूद थे, तभी शरारती अंदाज में कहने लगी, ओहो देखो, भले ही मैं कम उम्र की हूँ लेकिन आपकी गर्दन पर जिस तरह के निशान लगे हैं, यह देखकर कोई खड़ूस इंसान का पता दे रहा है। गुस्से में हर वक्त रहने वाले सुरजीत जीजू है और बहुत ज्यादा रोमांटिक भी है। यह कहकर वह भागी थी। बस शर्म के मारे विमला अपनी गर्दन छुपाती रह गई थी। जब भी विमला को ममता देखती तो यही शिकायत करती थी कि आप मायके में रहने क्यों नहीं आ जाती। सुरजीत गुस्से का बहुत तेज है। मैं क्या करूं? ममता, वह कहते हैं तुम्हारा मुझसे दूर जाना पसंद नहीं और शादी के बाद लड़की की मर्जी थोड़ी चलती है। वह अपनी बहन को बहुत प्यार से समझा रही थी। ममता और बिमला 2 ही बहनें थी। बिमला से ममता बिल्कुल 7 साल छोटी थी। एक बार तो ममता बहुत जिद करने लगी, आप यहीं रुक जाइए रात को, मैं बात करती हूँ सुरजीत जीजू से। बिमला कहने लगी, वह गुस्से का बहुत तेज है, तुम्हें अच्छे से पता है ना, जब मैं यहाँ आती हूँ तो उनका मूड खराब हो जाता है। डर के मारे मेरा हाथ पांव फूल जाता है, कहीं उनके खाने पीने में या उनकी सेवा में कोई कमी ना हो जाए। और मैं मम्मी के साथ मिलकर कितने चीजों की तैयारी करती हूँ। तुम जानती हो ना, यह ना हो कि बात करो तुम उनसे और उन्हें गुस्सा आ जाए। गुस्सा तो हमेशा उनके नाक पर ही होता है। फिलहाल ममता का दिल बुझ सा गया था और बहुत अटैच थी अपनी बहन के साथ।
लेकिन उसकी बहन तो जैसे शादी के बाद उसको मिलनी ही नहीं थी। वह भी महीने बाद आती थी और बस ऐसे आती झट से पूरा दिन यूं ही गुजर जाता। बातों बातों में पता ही नहीं चलता। रात जैसे ही होती उसके जीजा उसकी बहन को ले जाते। एक बार विमला का फोन आया और उसने अपनी माँ शकुंतला देवी को यह खबर सुनाई थी कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर शकुंतला देवी बहुत खुश हुई थी। वह कहने लगी, मम्मी यूं तो घर में हर काम नौकरानी करती है, लेकिन रात रुकने के लिए कोई नौकरानी भी तैयार नहीं हो रही। आप ममता से कह दीजिए, अब वैसे भी उसकी कॉलेज की छुट्टियां हैं, कुछ दिन मेरे पास आकर रह लेगी। माँ ने ममता को विमला के घर भेज दिया। एक बार उसकी अलमारी ठीक कर रही थी तो उसके कपड़े देखकर कहने लगी, दीदी आपका यह वाला ड्रेस बहुत खूबसूरत है और बहुत आरामदायक है, क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? विमला कहने लगी, हाँ अगर तुम्हें पसंद है तो पहन लो। कहने लगी, सच्ची में पहन लूं? आपको कोई ऐतराज तो नहीं होगी? कहने लगी, नहीं मुझे भला क्यों ऐतराज होगा। ममता ने अपनी बहन विमला का एक बहुत खूबसूरत कढ़ाई वाला सूट पहन लिया था। विमला कहने लगी, ममता तुम्हारे जीजा आने वाले हैं, ऐसा करो ताजी रोटियां बना दो, वे गरम गरम रोटी पसंद करते हैं। मुझे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बता रखा है, मेरी जान नर्क में डाल दी है, वरना यह छोटे मोटे काम मैं खुद कर लेती। ममता कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ। वह रोटी बना रही थी और सुरजीत खुद ही दरवाजा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ था। जैसे ही आंगन में दाखिल हुआ, सामने किचन था। ममता उसके तरफ पीठ थी। कपड़े उसने विमला के पहन रखे थे, इसलिए धीरे धीरे चलता हुआ सुरजीत किचन में चला आया और पीछे से ही ममता को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी गर्दन पर हल्का सा दांत गड़ाता। ममता की तो जैसे जान ही निकल गई थी। वह कहने लगी, यह क्या कर रहे हैं? वह ममता की आवाज सुनकर बुरी तरह से पीछे हुआ था। जब ममता ने पलट कर देखा तो वह अपनी जगह से बिल्कुल शर्मिंदा होकर रह गया था। कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने विमला के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? उसे बहुत ही गुस्सा आया था। कहने लगा, आज के बाद अगर तुमने मेरी पत्नी के कपड़े पहने तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। बदतमीज लड़की ममता बुरी तरह से डर गई थी। उसके बाद से तो ममता को सुरजीत से बहुत डर लगता था। वह जल्दी ही वापस अपने घर चली गई थी और जब भी सुरजीत आता तो डरकर अपने कमरे में बंद हो जाती थी। उसने विमला से भी कभी कुछ नहीं कहा था, ना कुछ बताया था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही स्वीकार था। जब विमला की डिलीवरी हुई तो बड़े ऑपरेशन से हुई थी और ऑपरेशन के बीच लेडी डॉक्टर ने उसके पेट में रुई रखी रहने दी और उसका ऑपरेशन कर दिया। जब विमला ने बेटे को जन्म दिया, 2 दिन के बाद घर गई तो उसको हल्का हल्का अपने ऑपरेशन में दर्द महसूस हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ वह दर्द बढ़ने लगा। कभी कभी इतना दर्द हो जाता वह तड़पने लग जाती। सुजीत उसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन उस लेडी डॉक्टर ने जैसे ही उसका अल्ट्रासाउंड किया था तो उसने अपनी गलती का एहसास किया, लेकिन वह यह नहीं बताना चाहती थी कि गलती उसकी है। इसलिए उसे मामूली सा दर्द का इंजेक्शन लगा दिया और घर वापस भेजा और दर्द की कुछ दवाइयां दे दी। 1.5 महीने के बाद उसका इन्फेक्शन इस तरह बढ़ गया, दर्द के मारे जान से ही हाथ धो बैठी थी। सुरजीत को तो अपने कानों पर विश्वास न हुआ था। जब डॉक्टर ने यह बताया कि आपकी पत्नी मर चुकी है, वह कहने लगा, आप क्या कह रही है? आपका दिमाग तो ठीक है ना? वह कैसे मर सकती है? उसको सिर्फ थोड़ा सा दर्द था। कई बार लेडी डॉक्टर ने उसे दर्द की दवाई दी थी, वह ठीक हो जाती थी। डॉक्टर कहने लगा, उनके अंदर ऑपरेशन के बीच डॉक्टर की लापरवाही से कुछ चीज अंदर रह गया था और उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन बढ़ गया था। अगर आप वक्त पर किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाते तो शायद इतना कुछ ना हुआ होता। डॉक्टर आपको सच बता देती, आपकी पत्नी बच जाती। लेकिन सुजीत ने उस लेडी डॉक्टर को बहुत बातें सुनाई थी और बहुत ही हंगामा हुआ था, शोर मचाया था, लेकिन इस सब का फायदा उसे क्या हो सकता था, क्योंकि विमला अब तो मर चुकी थी। वह फूट फूट कर रोया था, किसी छोटे बच्चे की तरह रोया था। उसका बेटा नानी के गोद में रो रहा था। कभी शकुंतला देवी उसे बहलाने की कोशिश करती, कभी ममता छोटे से भाईश को गोद में लेकर चुप करवाने की कोशिश करती।
वह खुद भी इतनी बड़ी नहीं थी, बस उसने अभी 12वीं के पेपर दिए थे। लेकिन भावेश तो चुप ही नहीं हो रहा था, रोए जा रहा था। कुछ दिन तो सुरजीत को भी कोई होश नहीं था और वह भी अपने घर नहीं गया था। कहता था घर जाता हूं तो घर काट खाने को दौड़ता। वैसे भी उसके माँ बाप नहीं थे, पहले ही उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। वह चाचा चाची के साथ रहता था। शादी हुई तो अपना अलग घर ले लिया था, लेकिन अब बिल्कुल घर अकेला था। उसे डर महसूस होता था। कभी लगता था विमला की हंसने की आवाज आ रही है, कभी बातें करने की आवाज आ रही है, और विमला कहते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर देखने लगता हूँ। जब वह सुरजीत को कहीं भी नजर नहीं आती तो वह रोने लगता था। फिलहाल 1 महीना बीत गया था। अब वह अपने फैक्ट्री भी जाने लगा था। रोजाना शकुंतला देवी के घर आता, थोड़ी देर भाईश से प्यार करता था, चला जाता। भाईश अब ममता के प्यार का आदी होने लगा था, जबकि वह ज्यादा नहीं संभालती थी और तंग आ जाती थी। बहुत जल्द अपनी माँ के हवाले उसे कर देती थी। माँ से कहती थी तंग करता है, मुझे रातों को सोने नहीं देता। माँ इसे लेकर मुझे टहलना पड़ता है, सुबह मुझे कॉलेज भी जाना होता है। शकुंतला देवी ही उसे ज्यादा संभाल रही थी, लेकिन बुरी थी। वह भी इसलिए ज्यादा थक जाती थी। एक बार उन्होंने सुजीत से बात करने का फैसला कर लिया था और सुजीत के गोद में बैठा भावेश से वह प्यार कर रहा था। जब शकुंतला देवी ने कहा बेटा ममता भी चली जाती है और मेरी भी बुरी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं है, मैं भाईश को संभाल सकूं। हम दोनों के बस की बात नहीं है इस बच्चे को संभालना। अब तुम अपने बेटे के लिए दूसरी शादी कर लो। अपनी नजरें चुराते हुए शकुंतला देवी ने यह बात कही थी। कहीं यह बात उनके दामाद को बुरी ना लग जाए, क्योंकि वह बहुत ही मूडी था और गुस्से का बहुत तेज था। कहने लगा आपको मेरा बच्चा अब बोझ लगने लगा है। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं अपने साथ इसे ले जाता हूँ। एकदम से खड़ा हो गया। वह कहने लगी मेरा यह मतलब नहीं था, मैं नानी हूँ उसकी, मेरी औलाद का बच्चा है। वह कहने लगा आप जताती नहीं। अगर यह बात होती तो कहने लगी बेटा तुम मेरी बात का उल्टा मतलब निकाल रहे हो। मेरी कमजोर हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस उम्र में इस बच्चे को संभालती रहूं। अब मुझसे बच्चा बिल्कुल भी नहीं संभालता। इतना बड़ा सदमा बेटी का मुझे भी तो मिला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी मर जाऊंगी। बस अब मेरी यही कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द ममता की शादी कर दूं, वह भी अपने घर की हो जाए, मैं भी सुकून की सांस ले सकूंगी। बिल्कुल वीरान होकर रह गया है मेरा घर। अपने आंसू साफ कर रही थी। कह रही थी उन पर सुरजीत को बहुत गुस्सा आया था कि उन्हें सिर्फ अपनी बेटी की परवाह थी, मेरे बेटे की नहीं। तभी भाईश ने उसकी गोद में लेटे हुए रोना शुरू कर दिया। सुरजीत को तो कुछ भी पता नहीं था कि बच्चे को कैसे संभाला जाता है और कैसे चुप करवाया जाता है। फिर भी उसे उठाकर वह चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। फिर चेहरा उसका एकदम से एहसास में भरा था। मम्मी जी देखिए यह क्यों रो रहा है, इतना प्लीज इसे चुप करवा दो, इसे क्या हो गया है। बिल्कुल विमला भी इसी तरह रो रही थी। जब वह मरने वाली थी देखिए कहीं इसे भी तो कुछ नहीं होने वाला। सियानी होकर वह एकदम से सब कुछ बोलते जा रहा था। उसकी यह बातें सुनकर तो शकुंतला देवी एकदम से हड़बड़ा गई थी कमरे से। तभी ममता बाहर निकल कर आ रही थी। वह कहने लगी सुरजीत जीजू आप यह क्या कह रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। यह इसलिए रो रहा है क्योंकि इसे बहुत भूख लगी हुई है। भगवान ना करे मेरे बच्चे को कुछ हो। उसे उठाकर अपने सीने से लगाकर कहने लगी तो वह भी अब चुप हो गया था। तभी शकुंतला देवी कहने लगी डब्बे का दूध पीता नहीं, इसलिए वह रोता रहता है, क्योंकि इसे डब्बे वाले दूध में इसे माँ का सुकून नहीं मिल रहा। लेकिन उसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने बच्चे के साथ ममता को देखकर वह कुछ सोचने लगा था। आपको शादी की फिक्र है ना ममता की, और मुझे अपने बेटे की फिक्र है। आप ऐसा करें ममता की शादी मुझसे करवा दे और आपका बोझ भी कम हो जाएगा और एक माँ भी मिल जाएगी मेरे बेटे को। वैसे भी सुरजीत के पास अच्छा खासा घर था और बहुत अच्छा कमाता भी था।
अब तो उसकी बात सुनकर शकुंतला देवी सोच में पड़ गई थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिनों में सोच कर बताती हूँ। लेकिन जब इस बारे में ममता से बात की तो उसने जल्दी ही मना कर दिया और कहा कि मैं सुरजीत से कभी भी शादी नहीं करूंगी। फिर शकुंतला देवी समझाने लगी, क्यों मना कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा खासा तो लड़का है, अच्छा खासा कमाता भी है, घर भी बहुत अच्छा है उसका। और अगर तुम्हारे भांजे पर कोई सौतेली माँ आ गई तो पता नहीं वह उसके साथ क्या व्यवहार करेगी। अगर तुम उसकी माँ बनकर जाओगी तो फिलहाल तुम उसे प्यार करोगी। वह कहने लगी, मुझे शादी ही नहीं करनी मम्मी, मैं नहीं ले सकती। अब कोई भी जिम्मेदारी अभी मुझे पड़ना है, मैं नहीं संभाल सकती। इसे ममता का मिजाज ही कुछ और था। वह जवान थी, खूबसूरत थी, अपने जीवन साथी के लिए बहुत से सपने सजा रखे थे। सुरजीत से वह कभी भी शादी नहीं कर सकती थी। उसे तो सुरजीत बहुत ज्यादा खड़ूस इंसान लगता था। वह उस आदमी के साथ शादी कैसे कर सकती थी जो कि पहले से ही शादीशुदा था। भले ही वह उसका बहनोई था लेकिन था तो शादीशुदा ही ना। उन दिनों शकुंतला देवी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। शकुंतला देवी इसलिए उसे मजबूर करने लगी थी। अपनी बेटी को कहने लगी, अगर मुझे कुछ हो गया तो पीछे से तुम्हारा क्या होगा? यही सोच कर मुझे डर लगता है। मैं तो अब यही चाहती हूँ कि मेरे जीते जी इसके हाथ पीले कर दूं। लेकिन ममता तो बात ही नहीं मान रही थी, वह भी जिद पर अड़ी हुई थी। कुछ दिनों के बाद शकुंतला देवी की बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगी थी। शकुंतला देवी के सीने में एकदम से दर्द उठना शुरू हो गया था। यह देखकर तो ममता के हाथ पैर फूलने लगे थे। एक तरफ से भाईश उसे परेशान करता, दूसरी तरफ वह घबरा गई थी। वह अपनी माँ की हालत देखकर ममता ने सुरजीत को फोन कर दिया। वह भी रात के 3 बजे, प्लीज आप जल्दी से घर आ जाइए, मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। वह भी गाड़ी ड्राइव करते जल्दी आ गया था। शकुंतला देवी को हार्ट अटैक हुआ था। उन्हें वे अस्पताल ले गए थे। अब तो डॉक्टर कह चुके थे ना ही उनका इलाज हो सकता है और ना ही उनकी बचने की ज्यादा चांस है। इसलिए ममता ने शकुंतला देवी के मजबूर करने पर उसने सुरजीत से शादी कर ली थी। लेकिन वह अपने घर पर ही थी। पर 2 दिन के बाद ही शकुंतला देवी की मृत्यु हो गई थी। शकुंतला देवी दोहरे सदमे में पड़ गई थी। लेकिन जैसे ही शकुंतला देवी को चिता पर लिटाया गया था, सुरजीत उससे कहने लगा, भाईश रो रहा है, तुम मेरे घर चलो। वह सुरजीत के घर पहुंची थी। उसे लगा था कि सुरजीत उसका एहसास करेगा, लेकिन सुरजीत उससे कहने लगा, कमरे में एक लहंगा पड़ा है, वह तुम्हारी बहन का है, उसे पहनकर तैयार हो जाओ। यह सुनकर तो ममता हैरान हुई थी। उसकी माँ को मरे हुए बस अभी कुछ ही दिन हुए थे। बहन को मरे हुए 1 महीना बीता था कि सुरजीत उसे कह रहा था वह दुल्हन बनकर तैयार हो जाए। कहने लगे, सुरजीत जीजू आप क्या कह रहे हैं? तो वह दांत पीसते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारा जीजू नहीं, तुम्हारी नीयत मुझ पर पहले से खराब थी। तभी तुमने उस दिन विमला के कपड़े पहने थे। तुम्हें शौक था ना विमला की जगह पर आने का, उसके कपड़े पहनने का, उसकी तरह बनने का। तो आज अपना यह शौक पूरा करो, जाकर उसका कपड़ा पहनकर तैयार हो जा। वह बेहद गुस्से में लग रहा था। अगर वह तैयार ना होती तो ना जाने वह क्या कर बैठता। ममता बुरी तरह से डर गई थी। जल्दी से कमरे में चली गई और दुल्हन के कपड़े को पहनकर तैयार हो गई। बस हल्का फुल्का मेकअप किया था। वह भी रोते हुए, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि उसे इतनी समझदारी नहीं थी। दुल्हन बनकर बैठी थी। उसे अपने भांजे के रोने की आवाज आने लगी थी। वह किचन में जल्दी आ गई, उसका दूध तैयार किया और भाईश के कमरे में आ गई। दूध पिलाकर वहीं उसके बराबर में लेट गई थी जब रात के किसी पहर सुरजीत ने उसे बाजू से पकड़कर बुरी तरह से हिलाया था। फिर उसे अपने कमरे में ले गया था। कहने लगा, बताओ मुझे, कहीं तुमने तो मेरी पत्नी को नहीं मारा था? मैं उससे बहुत प्यार करता था। तुम्हें शायद हमारी मोहब्बत से जलन थी। मैंने सुना था तुम अपनी बहन से बातें करती थी। तुम कह रही थी कि दीदी भगवान से प्रार्थना करना मेरा पति भी तुम्हारे पति जैसा हो।
बताओ मुझे, तुम मुझे देखकर राय भरती थी ना। ममता ने तो यूं ही यह बातें विमला से कही थी क्योंकि वह देखती थी सुरजीत उसका बहुत ख्याल रखता था, तो उसने भी कह दिया कि दीदी भगवान से प्रार्थना करना मेरा पति भी सुरजीत जीजू जैसा हो। लेकिन उसे नहीं पता था यह सुरजीत ही उसका पति बन बैठेगा, उस पर शक करेगा। फिर कहने लगा, मेरी पत्नी बनने का बहुत शौक है ना। अब मेरी पत्नी बनने के साथ साथ मेरे बेटे की माँ भी बनोगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे विमला थी। तुम उसे अपना दूध पिलाओगी और मेरे सामने ही पिलाओगी। यह सुनकर ममता का दिमाग ही घूम कर रह गया था। कहने लगी, मैं कुंवारी हूँ, मैं कैसे भाईश को दूध पिला सकती हूँ? आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? प्लीज मुझसे इस तरह की बातें ना करें, मुझे बहुत बुरी लगती है। वह कहने लगा, क्यों ना करूँ? जब तुम अपनी बहन की जगह बैठ सकती हो, उसके कपड़े पहनकर दुल्हन बन सकती हो, तो मेरे बच्चे की माँ भी बन सकती हो। मेरा बच्चा भूखा नहीं रहेगा, वह तुमसे अपनी भूख मिटाएगा। यह बोलकर वह उसके ब्लाउज के बटन को खोलने लगा, लेकिन तभी ममता अपने आप छुड़वाकर भाग गई थी। दूसरे कमरे में दीवार के साथ लगकर रोने लगी थी, लेकिन वह दरवाजे का लॉक शायद चाबी से खोल चुका था। जैसे ही अंदर आया तो ममता के होश उड़कर रह गए थे। कहने लगा, तुम्हारी सारी शर्म आज ही खत्म कर दूंगा। उसे बाजू से पकड़कर अपने कमरे में ले गया, उसे बेड पर धक्का दे दिया। भावेश अभी भी रो रहा था। कहने लगा, खुद से दूध पिलाओगी या मैं तुम्हारा ब्लाउज उतार कर अपने बच्चे के मुंह तुम्हारी छाती को लगा दूं? वह बेचारी बुरी तरह से कांप रही थी। उसने जल्दी से भावेश को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन वह बहुत शर्म महसूस कर रही थी। बेड पर रखा चादर उसने खुद पर ओढ़ लिया था। वह बुरी तरह से घबरा रही थी। वह अजीब सी हालत में पड़ी हुई थी, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल सकती थी। अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसने देखा कि सुरजीत की आंखें बिल्कुल लाल हो रही है, शायद उसने ड्रिंक कर रखी थी। ममता की तो जान ही निकल गई थी। कहने लगा, जल्दी उसकी भूख मिटाओ, फिर तुम्हारी सुहागर रात भी तो रंगीन बनाता हूँ। उसके बाद तुम मेरी भूख मिटाओगी। जब तक मैं नशे में ना डूब जाऊं, तुम्हारी जान ही नहीं छोड़ूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी पत्नी की जगह लेने की। अब भूख तो मुझे बर्दाश्त करो मुझे, बल्कि वह तो मेरी मोहब्बत थी, लेकिन तुम तो उसकी उतरन पहनने वाली मेरी जिद पूरा करने का सामान बनोगी। विमला से तो मैं मोहब्बत से पेश आता था क्योंकि वह मेरी मोहब्बत थी, लेकिन तुम सिर्फ मेरे जिस्म की भूख मिटाने का सामान बनोगी, मेरी प्यास को बुझाओगी। भावेश सो चुका था। बड़ी धीरे से सुरजीत ने ममता की गोद से भावेश को पकड़ा और उसको झूले में लिटा दिया। अब वह खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी, जब एकदम से सुरजीत ने झटके से उसका चादर पीछे किया था और शराब के नशे में उस पर गिरा था और उसको बुरी तरह से अपने नीचे किया था। ममता की आत्मा तक हिल कर रह गई थी। उसके तन के कपड़ों को उतारने की कोशिश कर रहा था। वे बार बार प्लीज प्लीज छोड़ो, प्लीज मुझे छोड़ो, इस तरह से बोले जा रही थी। वह जैसे शराब के नशे में पागल हो चुका था। उसके जिस्म पर अपना जुनून उतार रहा था। वह बहुत ज्यादा नशा किया हुआ था। करवट बदलकर वह सो चुका था। ममता की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था सुरजीत पर। वह बहुत रो रही थी। वह बहुत गलत सोच रहा था उसके बारे में। विमला की जगह लेने के बारे में तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे नींद ना जाने कब आई थी। सुबह उसने बड़ी मुश्किल से भावेश के रोने पर सूजी हुई आंखें खोली थी। वह अभी तक सिसकियां ले रही थी। कमरे से बाहर भावेश को ले गई थी, क्योंकि कमरे में सुरजीत नशे में बेहोश पड़ा था। भावेश को भूख लगी। वह भावेश के लिए दूध बनाने किचन में आ गई थी। आकर फिर रोने लगी। फिर बेड पर उसे लिटाकर सुला दिया और बहन के कपड़े अलमारी से निकाले और नहाकर रोते हुए पहनी थी। फिर कमरे से बाहर आ गई। आंगन में बैठकर फिर से रोने लगी। इस दुनिया में तो उसका कोई भी नहीं था। उसकी माँ थी, अब वह भी उसे छोड़कर चली गई थी और ना ही कोई ऐसा आदमी था जिसके साथ वह अपने दिल की बातें करती। उसकी एक बहन थी, वह भी तो इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। उसके साथ तो अब माँ का साथ भी नहीं था। पता नहीं उसके साथ अब सुरजीत कभी ठीक हो पाएगा या नहीं, या फिर अपनी जुनून का नशा हमेशा उसे बनाएगा।
उसे अभी तक नाश्ता तक नहीं किया था। वहीं सोफे पर बैठे बैठे सो चुकी थी। जब उसकी आंख खुली थी तो बाहर डोरबेल बज रही थी। वह जैसे ही उठकर दरवाजा खोलने के लिए बाहर गई तो बाहर नौकरानी खड़ी थी। उसे देखकर कहने लगी, आप यहाँ पर क्या कर रही है? इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या ममता और सुरजीत में सुलह हो पाएगी? वह कैसे अपने आगे की जिंदगी बिताएगी? इसका दूसरा भाग देखने के लिए आप इसके कैप्शन में लिंक पर क्लिक करके दूसरा भाग देख सकते हैं। इसका दूसरा भाग बहुत दिलचस्प रहने वाला है। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।